हेलो स्टूडेंट, शारदा इंस्टीट्यूट वन में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर फिर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो लेके आया हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा धातु अधातु क्लास 10th के लिए। तो चलिए हम देर न करते हुए इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा धातु। इन पदार्थों में भौतिक गुणधर्म की तुलना करके समूह में अलग अलग करना सबसे आसान है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। नेक्स्ट, धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्ध्यता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आघातवर्ध्यता तथा तन्यता के कारण धातु को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। धातु ऊष्मा के कुचालक है तथा इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इसकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। धातुएं विद्युत की भी चालक हैं। जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी अर्थात रबर जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक कहते हैं। जैसे स्कूल की घंटी, ठोस फर्श पर गिरा हुआ स्टील का गिलास या कोई कील, ये सभी ध्वनि उत्पन्न करती हैं, हम ध्वनिक कहते हैं। चलिए इसी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो है अधातु। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन ऐसी धातु है जो द्रव देती है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैस होती है। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो वो पिघलना शुरू हो जाएगी या पिघलने लगेगी। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूप में विद्यमान होती है। प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांक तथा क्वथनांक सबसे अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। सारी धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि उसको चाकू से भी काटा जा सकता है। इसके घनत्व तथा गलनात्मक बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातु एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। वही अधिकतर धातुएं क्षारिक ऑक्साइड प्रदान करते हैं। पॉइंट नंबर 1, धातुओं का वायु में दहन। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या प्राप्त होता है? उत्तर देखते हैं। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। उसको हम एक समीकरण की सहायता से देखते हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन, अब इसको अभिक्रिया करेंगे तो हमें प्राप्त होगा धातु ऑक्साइड। उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। इसको एक समीकरण की सहायता से हम देखते हैं। 2Cu प्लस O2। अब इसको अभिक्रिया करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 2CuO।
कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है 4Al प्लस CO2। अगर हम इसकी अभिक्रिया करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 2Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। धातु ऑक्साइड प्राकृतिक क्षारीय होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षार के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है, जो इस प्रकार देखिए Al2O3 प्लस 6HCl। अब इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है 2AlCl3 प्लस 3H2O प्राप्त होता है हमें। चलिए इसका एक समीकरण और देख लेते हैं। Al2O3 प्लस 2NaOH अभिक्रिया करके हमें प्राप्त होता है 2NaLO2 प्लस H2O, सोडियम एल्यूमिनेट। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार उत्पन्न करते हैं, जो कि एक हम समीकरण की सहायता से देखते हैं। Na2O प्लस H2O अगर इसको अभिक्रिया करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 2NaOH ब्रैकेट में A2 प्राप्त होगा। K2OSS K2O प्लस H2O अगर अभिक्रिया करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2KOH ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। पोटेशियम और सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। समान ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण में सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयन को दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोहे चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु के कॉपर ऑक्साइड के काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यधिक या अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। धातुओं के नमूनों में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयन, कॉपर तथा लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता। उसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग टॉपिक करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है? जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इसको हम लोग समीकरण की सहायता से समझते हैं। धातु प्लस जल, इसको अभिक्रिया करेंगे तो धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ही प्राप्त होता है। धातु ऑक्साइड प्लस जल तो हमें क्या मिलता है? धातु हाइड्रोक्साइड मिलता है। पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा
ऊष्माक्षेपी होती हैं कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है 2Ks प्लस 2H2O। अगर इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 2KOH AQ प्लस H2 गैस प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। उसी प्रकार से 2NaS प्लस 2H2O अगर अभिक्रिया करेंगे तो प्राप्त होता है 2NaOH ब्रैकेट में AQ प्लस H2 ब्रैकेट में S प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यह उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए प्राप्त नहीं होती है। CaS प्लस 2H2O के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें CaOH AQ प्लस H2। क्योंकि उपयुक्त अभिक्रिया से उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरने प्रारंभ कर देता है या तैरने लगता है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः यह एक तैरना प्रारंभ कर देते हैं। एल्यूमिनियम आयन तथा जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल में जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। उसको हम लोग एक समीकरण की साथ समझते हैं। देखिए 2Al ब्रैकेट में S प्लस 3H2O ब्रैकेट में G यानी कि गैस के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें प्राप्त होता है Al2O3S प्लस 3H2 ग्राम। नेक्स्ट समीकरण देखो 3FeS प्लस 4H2OG इज इक्वल टू Fe3O4S प्लस H2O 4H2G। इस तरीके से ये समीकरण दिए गए हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं? धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण हाइड्रोजन बनाती हैं। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्व नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O, NO, NO2 के अपचयित हो जाते हैं। लेकिन मैग्नीशियम Mg एवं मैग्नीज Mn अतितनु HNO2 के साथ अभिक्रिया कर H2O गैस उत्सर्जित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करते हैं? उत्तर, अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उनके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है। सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। ऑक्सीजन, जल एवं अम्ल के साथ विभिन्न धातुएं की अभिक्रियाशीलता की जांच की, लेकिन सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूने को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सकते हैं। जो विस्थापन अभिक्रियाओं को या अभिक्रियाओं का अध्ययन नहीं किया वह धातु को अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है।
इसे समझना बहुत ही आसान है एवं सरल है। अगर धातु ए तथा धातु बी को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है तो वह धातु बी की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होगी या है। धातु ए प्लस बी का लवण विलयन, ए का लवण विलयन प्लस धातु बी। उसी प्रकार से हम देखते हैं नेक्स्ट, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोग के बाद को विकसित किया गया है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। श्रेणी सक्रियता श्रेणी, जैसे देखिए के पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, ये सभी सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है जैसा कि इसमें दिखाया गया है। देखिए इसमें दिखाया गया है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट दिखाया गया हमारा, ये देखिए, ये घटती अभिक्रियाशील जिसमें ज़ेरन जिंक, Fe आयरन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर यानी तांबा, Hg मरकरी यानी कि पारद, Ag सिल्वर और गोल्ड। ये जो गोल्ड है वो सबसे कम क्रियाशील है जैसे कि इस टेबल में दर्शाया गया है। आपको भी उस तरीके से इसको एक टेबल के आकार पे, टेबल के अकॉर्डिंग इसको आपको अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। पृथ्वी की विपर्ति धातु का मुख्य स्रोत है। समुद्री तल से भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलय लवण उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों की खनिज कहते हैं। उन सभी को क्या कहते हैं? उन्हें हम खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। धातुओं का निष्कर्षण किस तरीके से होता है? धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है? इस तरह के क्वेश्चन अगला हमारा पूछा जा सकता है एग्जाम। चलिए देखते हैं हम लोग। कुछ धातुएं भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं, यह स्वतंत्र अवस्था में होती हैं। उदाहरण के लिए गोल्ड यानी सोना, सिल्वर चांदी, प्लेटिनम एवं कॉपर तांबा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातु के, Na, Ca, Mg एवं Al इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती है कि यह कभी भी स्वतंत्र अवस्था के रूप में नहीं पाई जाती है। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं Zn, Fe, Pb आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है जैसे कि हम टेबल में ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। पृथ्वी की भूपट्टी में यह मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। आप देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्न 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। निम्न अभिक्रियाशीलता धातुएं, मध्य अभिक्रियाशीलता धातुएं और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त होने वाले विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अयस्कों से शुद्ध धातु का निष्कासन कई चरणों में होता है। इन चरणों को सारांश चित्र में दिया गया है। निम्न भागों में प्रत्येक चरण की विस्तृत चर्चा की गई है। जैसे कि देखिए इस चित्र में देखते हैं हम लोग। पहले दे रखा है अयस्क। अब अयस्क का देखिए, अयस्क का सांद्रांक इसमें दे रखा है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। तो उच्च अभिक्रियाशील धातुओं में कौन कौन से आते हैं? गलित धातु का विद्युत अपघटन शुद्ध धातु होता है। उसी प्रकार से देखते हैं कार्बो अयस्क, सल्फाइड और निस्तापन, भर्जन
और इसमें देखते हैं नेक्स्ट में हम लोग निम्न अभिक्रियाशील धातुओं में सल्फाइड आयन, सॉरी सल्फाइड आस्क और भर्जन धातु और निष्कर्षण। उसी प्रकार से मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं कि जो दे रखा है हमने, इसमें धातु का ऑक्साइड, धातु में अपचयन, धातु का शोधन इस तरीके से दिखाया गया है। और उसका चित्र में सभी दर्शाया गया है कि अयस्क के धातु निष्कर्षण में प्रस्तुत चरण किस तरीके से किए जाते हैं वो दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अयस्कों का समृद्धिकरण किस तरीके से होता है या उससे आप क्या समझते हैं, चलिए हम डिस्कस करते हैं। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। धातुओं के निष्करण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अयस्क में गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है अयस्क एवं गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। इस कथन या इस प्रकथन के लिए विभिन्न तकनीकी अपनाई जाती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफी वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक परिवर्तित होता है और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी पारद में अपचयित हो जाता है। चलिए इसको हम एक समीकरण की सहायता से देखते हैं। 2HGS प्लस 3O2G, इसको अभिक्रिया करते हैं तापन प्रक्रिया से, तो किस तरीके से हमें क्या प्राप्त होता है देखिए। 2HGOS और 2SO2G हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार से दूसरे समीकरण देखते हैं हम लोग। 2HGOS तापन क्रिया पर विस्थापन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 2HCl प्लस O2G प्राप्त होता है। इसी प्रक्रिया इस प्रकार प्राकृतिक रूप से Cu2S के रूप में उपलब्ध तांबे कॉपर को केवल वायु में गर्म करके उसको अयस्क में अलग किया जा सकता है। देखिए किस तरीके से हम इसको भी समीकरण की सहायता से देखते हैं। 2Cu2S प्लस 3O2 गैस, अगर हम उसको विस्थापन करते हैं, इसको हम ताप करते हैं या इसको हम लोग तापन से करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तापन करने पर 2Cu2OS प्लस 2SO2G हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार से देखते हैं हम लोग 2Cu2O प्लस Cu2S तापन करके 6Cus प्लस S2O G प्राप्त होता है। सक्रियता श्रेणी के मध्य से स्थित धातुओं का निष्कर्षण। सक्रिय श्रेणी के मध्य से स्थित या मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम में होती है। प्राकृतिक में यह प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में ताप कर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को गर्म करते हैं, तो इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। कार्बोनेट ऑक्साइड
कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निष्कापन कहा जाता है या कहते हैं। जिंक के अयस्क से भर्जन एवं विस्थापन के समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है। भर्जन विस्थापन, जैसा कि हम लोग इसको देखते हैं एक उदाहरण की सहायता से या एक समीकरण दिया गया उसकी सहायता से समझते हैं। 2ZnS प्लस 3O2 गैस को जब हम तापन करते हैं, ताप करते हैं, तब हमें प्राप्त क्या होता है? 2ZnOS प्लस 2SO2G हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार हम देखते हैं अगला हमारा जो समीकरण है ZnOS प्लस C, अगर हम इसको तापन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ZnSCOG। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचयक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु के अपचयक हो जाता है, जैसा कि उसको एक समीकरण में दिखाया गया। देखिए ZnCO3S तापन ZnOSCO2 गैस प्राप्त होती है। धातु को उसके यौगिक से प्राप्त करना भी अपचयक प्रक्रम है। कार्बन, कोयला और उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन प्रक्रिया का भी उपयोग किया जाता है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचयक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है, जैसा कि देखिए एक समीकरण में देखते हैं हम लोग 3MnO2 प्लस A4L को अभिक्रिया करते हैं तो 3MnL प्लस 2Al2O3 प्लस ऊष्मा। यह विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्मा क्षेपी होती है। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। वास्तव में आयन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी अथवा मशीन पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इसको एक समीकरण की सहायता से समझते हैं हम लोग। Fe2O3S प्लस 2Als अभिक्रिया करते हैं तो प्राप्त होता है क्या? F 2FeL प्लस Al2O3S प्लस ऊष्मा हमें प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं? अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर उनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि से ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को उनके विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड पर विद्युत अपेक्षित हो जाती है, अर्थात एनोड धन आवेशित इलेक्ट्रॉन पर क्लोरीन मुक्त होती है। अभिक्रिया इस प्रकार है, देखिए कैथोड पर Na प्लस
प्लस ENA, एनोड पर 2Cl माइनस Cl2 प्लस 2E माइनस। इस प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनीय अपचयन से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, और इसको आप अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ लें, रीड कर लें, क्योंकि ये काफी सभी क्वेश्चन आपकी काफी हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम में, और सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हैं। तो आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से अपनी कॉपी या रजिस्टर में नोट डाउन करें, और किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप ना करें, ध्यान से पढ़ लें। अगर आप पास होना चाहते हैं तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, और टाइम टू टाइम उसको हम टेस्ट भी करते रहें अपने आप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। धातुओं का परिष्करण। ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। इनमें अपद्रव्य होते हैं जिन्हें हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। धातुओं के अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनीय परिष्करण है। विद्युत अपघटनीय परिष्करण कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसे अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस क्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। चित्र के अनुसार उपकरण व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए कुंजी दी गई है, यहाँ पर E माइनस दे रखा है, कुंजी में माइनस पर दे रखा है कैथोड, और एनोड दे रखा है। अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन एक घोल दिया गया है, एक हमें टैंक दिया गया है। अपद्रव्य एनोड हमें पंप दिया गया है। इसी प्रकार से चित्र में आपको ध्यान से देखना है, Cu2 ये हमें इसमें दिया गया है प्लस माइनस, और एक तरफ जो हमें दे रखा है कैथोड की जो दे रखी है, उस तरफ दे रखा है एनोड की, हमें उसको एक तार में डुबोया गया है। उसको हम देखते हैं। देखिए तांबे का विद्युत अपघटनीय परिष्करण अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघटन है। शुद्ध तांबे एनोड तथा जबकि शुद्ध तांबे की पत्ती कैथोड का कार्य करती है। विद्युत धारा प्रभावित करने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर निष्पेक्षित हो जाता है। विद्युत अपघटन से जब धारा प्रभावित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटन के कैथोड पर निष्पेक्षित हो जाती है। विलय अशुद्धियों विलयन में चली जाती है, और अविलय अशुद्धि एनोड तली पर विपेक्षित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। संरक्षण के संबंध में निम्न बातों का अध्ययन कर चुके हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा बहुत ही इंपोर्टेंट है। क्षारण से सुरक्षा। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, जसद लेपन, लोहे की वस्तु पर रस्ते की परत चढ़ाकर, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगाने से बचाया जा
सकता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर सस्ते जिंक की परत चढ़ाने की विधि को जैसे विलेपन कहते हैं। दस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यशद लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। धातु के गुण धर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि 7-1 है। इस विधि से हम इच्छा अनुसार धातु के अत्यंत गुण धर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत गर्म होता है एवं गर्म करने पर सुगमता पूर्वक खिंच जाता है। लेकिन यदि इसमें थोड़ा कार्बन लगभग 0.05% मिला दिया जाए तो यह एक कठोर तथा प्रबल हो जाता है। लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस इस्पात प्राप्त हो जाता है, जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं रख सकता। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित की जाती है या मिलाई जाती है तो इसके गुण धर्म बदल जाते हैं। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुण धर्म बदल सकते हैं। यह पदार्थ धातु और अधातु कुछ भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामंगी तत्पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर तितलीकृत किया जाता है। यदि कोई एक धातु पारद है तो उसके मिश्रित्व को अमलगम कहते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा इसमें मिश्रित की विद्युत चालकता का गलनात्मक कम होता है। उदाहरण के लिए तांबा एवं दस्ते Cu एवं Zn की मिश्रित पीतल तथा ताम्र एवं टीन Cu एवं Sn की मिश्रित कांसा विद्युत के कुचालक है, लेकिन ताप का उपयोग विद्युतीय परिपथ बनाने के लिए किया जाता है। सीसा एवं टीन Tb एवं Sn की मिश्रितु क्या है? सोल्डर है, जिसका गलनात्मक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों की परिपथ वेल्डिंग के लिए किया जाता है। चलिए अब हम अपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर वाले उनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए 1 नंबर में रखा है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव हो जाती है। मरकरी कमरे के ताप पर द्रव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो ऊष्मा की कुचालक होती है। लेड या मरकरी ऊष्मा की कुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आघातवर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है उसे आघातवर्धक कहते हैं। धातु का वह गुण जिसके द्वारा धातुओं के लंबे तार बनाए जाते हैं उन्हें तन्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम धातु का ज्वलन ताप अत्यंत कम होता है। यदि यह वायु के साथ संपर्क में आती है तो आग पकड़ लेती है, इसलिए सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयन अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करते हैं।
उसको एक समीकरण की सहायता से समझते हैं। चलिए 3FeS प्लस 4H2OG के साथ अगर हम अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, Fe3O4 प्लस 4H2G प्राप्त होता है। उसी प्रकार अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम जब अभिक्रिया करते हैं तो किस तरीके का हमें क्या प्राप्त होता है, CaS प्लस 2H2O I के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें प्राप्त होता है Ca ब्रैकेट में OH2 A2 प्लस H2G हमें प्राप्त होता है। A, B एवं D, A, B, C एवं D चार धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डुबाया गया। इससे प्राप्त परिणाम के निम्न प्रकार से सारणीबद्ध कीजिए। धातु A, B, C, D आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। कोई अभिक्रिया नहीं होगी, विस्थापन होगा और इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब एक जैसे रहेंगे। धातु बी विस्थापन होगा, कॉपर सल्फेट में कुछ नहीं होगा, जिंक सल्फेट में कोई अभिक्रिया नहीं होगी। धातु सी कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं, विस्थापन होगा। डी कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, यहां पर सभी असमान रहेंगे, सॉरी समान रहेंगे, यहां कोई चेंज नहीं है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, बी। धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाए तो क्या होगा। तीसरा, धातु ए, बी, सी एवं डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले का सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो धातु बी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, क्योंकि धातु बी दिए गए समीकरण या सभी धातुओं को उनके विलयन से विस्थापित कर देती है और एक ज्यादा अभिक्रियाशील धातु की किसी निम्न अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी क्यों, धातु बी आयन को भी विस्थापित कर रही है, जो कि कॉपर के साथ या कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होती है। चलिए इसी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। धातु बी बड़ा है धातु ए से, धातु सी बड़ा है धातु बी से या धातु बी से। धातु सी क्योंकि यह नहीं बताया गया, धातु सी क्योंकि यह नहीं बताया गया कि धातु सी सिल्वर को विस्थापित कर सकती है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिभाषाएं कुछ हमारे। उससे पहले एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिए। जिंक को आयन सल्फेट के विलयन में डुबाने से क्या है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जिंक को आयन सल्फेट के विलयन से आयन को विस्थापित कर देते हैं। Zn प्लस FeSO4 ZnSO4 Fe प्राप्त होता है। परिभाषा दीजिए। खनिज किसे कहते हैं, वे तत्व या यौगिक जो भूपर्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। नेक्स्ट परिभाषा, अयस्क क्या है, ऐसे खनिज जिनको धातुओं को निष्कर्ष में अत्यधिक सरल और उपयुक्त होता है, उन्हें अयस्क कहा जाता है। नेक्स्ट है गैंग। खनिज प्राकृतिक में शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होते हैं, उनको उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। सोना और प्लेटिनियम प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में
पाई जाती है। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त होने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें देखिए इसका उत्तर अपचयन प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। कार्बन के अलावा अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे NaCl आदि को अपचयक के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातु को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। उदाहरण के लिए 3MnO2 प्लस 4Al अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? देखिए 3MnL प्लस 2Al2O3 S प्लस ऊष्मा प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती है? सोना, प्लेटिनम व चांदी आसानी से संक्षारित नहीं होती है। मिश्रित क्या है? दो या दो से अधिक अत्यधिक धातु या अधातु को एक सामग्री मिश्रण बनाने के प्रक्रिया को मिश्रितु कहते हैं, जैसे पीतल, तांबा या दस्ता आदि। निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? नंबर 1 NaCl विलयन एवं कॉपर धातु। नंबर 2 MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु। 3 FeSO4 विलयन एवं सिल्वर का। और नेक्स्ट है FeSO4 विलयन के सिल्वर धातु। नेक्स्ट है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो इसका सही उत्तर है AgNO3 विलयन एवं कॉपर का धातु। ये हमारे एकदम सही जवाब है, एकदम ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, जो उसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु का युगल विस्थापन अभिक्रिया करता है, क्योंकि कॉपर धातु सिल्वर धातु के साथ अभिक्रिया करता है। एक्सप्रेशन के लिए उसी प्रकार से हम इसको समीकरण की सहायता से समझते हैं। 2AgNO3 प्लस Cu, इसको हम अगर प्रतिक्रिया करते हैं तो किस तरीके से आप बता देगी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। एक्सप्लेन करते हैं। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, सभी। तो उत्तर है जिंक की परत चढ़ाकर। जिंक की परत चढ़ाकर हम लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचा सकते हैं। अगर हम ग्रीस या पेंट लगाते हैं तो यह फ्राइंग पैन को जंग लगने से तो बचा लेंगे, पर गर्म करते ही उनकी परत हट जाएगी और हवा और नमी के संपर्क में आते ही दोबारा से फ्राइंग पैन पर जंग लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए केवल जिंक परत को ही चढ़ाना बिल्कुल उचित रहेगा। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनात्मक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल के विलयन है या तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या लोहा। तो इसका सही उत्तर है कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक आयनिक यौगिक है। इसका गलनात्मक या गलनांक उच्च होता है। यह जल में विलीन होकर CaOH2 बनाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर
जिंक की परत टीन का लेप क्यों होता है? नंबर 1 ऑप्शन दिए गए हैं, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनात्मक अधिक है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो उसका सही उत्तर है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। सॉरी, उसको एक्सप्लेन करते हैं। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है और यह खाद्य पदार्थ के साथ टीन के मुकाबले जल्दी अभिक्रिया कर सकता है, इसलिए खाद्य पदार्थ के डिब्बों के ऊपर जिंक की बजाय टीन की परत चढ़ाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपको एक कैथोड बैटरी बल्ब तार एवं स्विच दिया गया है, तो देखिए क्या करना है। एक, इसका उपयोग कर धातु एवं अधातु के नमूनों के बीच आप विभेद कर सकते हैं। इसी का सेकंड पॉइंट है, धातुओं और अधातुओं के विभेद के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कैथोड बैटरी बल्ब तार और स्विच का प्रयोग कर धातु एवं अधातुओं के नमूनों के बीच विभेद कर सकने का परीक्षण। हथौड़े से पीटकर धातु की पतली चादर प्राप्त होती है, जबकि अधातु प्रगुण होती है। यदि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। इसी का सेकंड है, विद्युत परिपथ द्वारा सर्वप्रथम बल्ब और स्विच का प्रयोग कर परिपथ बनाइए। इसके बाद बारी बारी से धातुओं और अधातुओं के दिए गए नमूनों का विद्युत परिपथ के विकल्प में लगाकर स्विच का ऑन करते हैं। तो हम देखते हैं या देखेंगे कि धातु की स्थिति में बल्ब अधिक लगता है, जब अधातु के साथ बल्ब नहीं चलता है। तो हम देखेंगे कि धातुओं की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, जबकि अधातुओं के साथ बल्ब नहीं जलता है। उसी प्रकार से सेकंड देखते हैं। परीक्षण 2, ज्यादा मुख्यतः तरीका यह, क्योंकि ग्रेफाइट एक धातु है परंतु विद्युत का उपयोग या सुचालक है, इसलिए इसे साथ ही बल्ब जलने लगेगा, इसके साथ ही बल्ब जलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किसी धातु M के विद्युत अपघटन परीक्षण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघटन कैसे बनाएंगे? उत्तर, धातु M के विद्युत अपघटनीय परीक्षण के लिए एनोड शुद्ध धातु M, कैथोड शुद्ध धातु M की पतली पट्टी, विद्युत धारा M धातु का अम्लीकृत लवण का विलयन। उपयुक्त से सल्फर चूर्ण को इसमें स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परखनली को उल्टा कर उसने उत्सर्जित गैस का एकत्र किया। देखिए परखनली सल्फर पाउडर वाला स्पैचुला गर्म, इसे हम वर्णन करेंगे और गर्म करते वर्णन से गैस एकत्र करना। गैस की क्या प्रक्रिया होगी? सूखे लिटमस पत्र पर, आर्द्र लिटमस पत्र पर उसकी ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखी। तो उसका सॉल्यूशन है, सल्फर जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। सूखे लिटमस पत्र पर कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है। आर्द्र लिटमस पत्र पर रंग लाल हो जाएगा, क्योंकि परखनली में जमा सल्फर गैस अधातु है और उसकी ऑक्साइड प्राकृतिक अम्लीय होती है। समीकरण देखिए, S+2H 2,3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। तो इसका सॉल्यूशन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके निम्न है। नंबर 1, लोहे पर तेल या ग्रीस लगाकर। नंबर 2, लोहे पर पेंट करके। ऐसे 2 तरीके हैं जिससे हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है? तो इसका सॉल्यूशन है,
ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्लेटिनम सोना एवं चांदी चमकदार धातुएं हैं, इनका क्रियाशीलता बहुत कम होती है, अतः प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल में या तेल के अंदर संग्रहित यानी कि क्यों रखा जाता है? तो सॉल्यूशन है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम वायु में खुला छोड़ने पर अपनी अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण आसानी से आग पकड़ लेता है, जिससे कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अतः किसी भी घटना या दुर्घटना को रोकने के लिए इन धातुओं को तेलीय या तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है और यह बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसा ना किया जाएगा तो एक बड़ी दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है, तो इनको तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी उसका प्रयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? कारण बताइए। तो इसका सॉल्यूशन है एल्यूमिनियम वायु में खुला छोड़ देने पर इसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली परत से आच्छादित हो जाती है। एल्यूमिनियम के बर्तन आसानी से संचारित नहीं होते हैं तथा यह ऊष्मा के अच्छा सुचालक होता है, जैसा कि घरों में प्रयोग किए जाने वाले सिल्वर के वायर यानी तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारण बताइए। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्यों? निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है, क्योंकि सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, इसलिए उसको हमें से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है, बताइए, रीजन दीजिए। तो इसका उत्तर है नींबू या इमली जैसे पदार्थ में अम्ल होता है। यह अम्ल तांबे के अशुद्ध पदार्थों को साफ करने में प्रभावी होते हैं। इससे तांबे के बर्तनों की चमक बनी रहती है। तांबे के बर्तन को नींबू या खट्टे रस से साफ इसलिए किया जाता है कि तांबे के बर्तनों पर मलिन होने पर कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, जो एक क्षारीय प्राकृतिक यौगिक है, जो कि बहुत कड़वे होते हैं। जैसा कि आपने कई बार देखा है कि हम लोग तांबे या पीतल के बर्तन में लस्सी या पदार्थ रखते हैं, जैसे कि दही हो गया, तो उसके चारों तरफ एक हरे रंग की लेयर सी बन जाती है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉपर कार्बोनेट, जो कि बहुत कड़वे होते हैं, क्षारीय होते हैं। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी पीतल या तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ रखने चाहिए, जैसे कि लस्सी, दही और भी चीजें होती हैं, जो हमें बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं और अधातुओं के भेद कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये कई बार रिपीट भी हुआ है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें और कॉपी में इसको नोट डाउन कर लें। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। धातु के बारे में पहले हम लोग देखते हैं। धातु के रासायनिक गुणधर्म। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, धातुएं अपचायक होती हैं, धातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। उदाहरण के लिए Na+K+। इसी प्रकार से हम अधातु की बात करते हैं, नॉन मेटल। अधातु के रासायनिक गुणधर्म। नंबर 1, अधातुएं अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। नंबर 2, अधातुएं अपचायक होती हैं। नंबर 3, अधातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती हैं या नहीं कर पाती हैं। और उदाहरण के लिए Cl- और Fe-। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने और मलिन
सोने के आभूषणों में पहले ऐसी चमक पैदा करने का ढोंग रचता है या रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने पुराने जो सोने के कंगन उसे दे देती है, जिसे वह एक विशेष विलय में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उसका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है और तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? चलिए हम देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। उस नाव द्वारा एगारेजिया विलयन का प्रयोग किया गया। उस व्यक्ति ने एगारेजिया विलयन त्रिभाग सांद्र HCl तथा एक भाग सांद्र HNO3 का प्रयोग किया। एगारेजिया ने ऊपर की मलिन परत को धो दिया या धोल दिया तथा साथ ही अंदर के सोने की परत को भी धोल दिया, यानी कि पूरी तरह से हटा दी, जिससे कंगन अति आभूषण नए जैसे चमकने लगे, किंतु उसका भार बहुत कम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है, परंतु इस्पात यानी कि लोहा की मिश्र धातु है का कोई का नहीं। इसका उदाहरण बताइए। तो इसका सॉल्यूशन है कॉपर ऊष्मा का अच्छा सुचालक है और यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसके लिए या इससे विपरीत आयन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। 3Fe प्लस 4H2O के साथ अभिक्रिया करके बनाता है Fe3O4 प्लस 4H2 बनाता है, जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया है। और ये सभी क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इन सब क्वेश्चनों को अपनी कॉपी या रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और रिवीजन शुरू कर दें। और यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत खास है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप जल्दी से इनको प्रिपेयर कर दें और रिवीजन स्टार्ट कर दें। और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।